हिस्ट्री कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। कुछ देश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कुछ देश ऐसे होते हैं जो शुरू से ही तेज दौड़ते हैं लेकिन बीच रास्ते में कहीं रुक जाते हैं। पाकिस्तान की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो एक तरफ इंडिया है, रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्लोबल स्टेज पर स्ट्रांग प्रेजेंस। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जहां इकोनॉमी बार बार क्राइसिस के एज पर आ जाती है, IMF के लोन्स पर डिपेंड करती है और जहां आम आदमी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से स्ट्रगल करता है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। 1960s में पाकिस्तान को दुनिया राइजिंग इकोनॉमिक स्टार के रूप में देखती थी। पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा थी, ग्रोइंग रेट इंप्रेसिव था। एक्सपर्ट्स तक कह रहे थे कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल एशिया के लिए एग्जाम्पल बन सकता है। तो फिर सवाल यह है, ऐसा क्या हुआ कि यह कहानी ड्रामेटिकली बदल गई? ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक लेसन है डिसीजंस का, पॉलिसीज का और पावर के मिसयूज का। 1947 में जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो एक नहीं बल्कि दो नए देश दुनिया के मैप पर आए, इंडिया और पाकिस्तान। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान। लेकिन दोनों की शुरुआत बिल्कुल अलग थी। इंडिया को ब्रिटिश इंडिया से ज्यादा इंडस्ट्रियल हिस्सा मिला, फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, रेलवेज, नेटवर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान के पास ये सब बहुत लिमिटेड था। उसे सिर्फ लगभग 4% इंडस्ट्रियल बेस मिला, जबकि बाकी सब इंडिया के पास चला गया। इसके साथ ही पाकिस्तान को एक और मैसिव चैलेंज फेस करना पड़ा, रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स। लाखों लोग घर छोड़कर नए मुल्क में आ रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कमजोर था और उस पर यह एक्स्ट्रा प्रेशर। फिर भी एक चीज पाकिस्तान के पास स्ट्रांग थी, उसकी जमीन। इंडस रिवर सिस्टम ने उसे एग्रीकल्चर के लिए एक नेचुरल एडवांटेज दिया और सबसे इंपॉर्टेंट एक विजन। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐसे मुल्क का सपना देखा था जो मेहनत और डिसिप्लिन के दम पर खुद को एस्टेब्लिश करे। 1950s और 60s में पाकिस्तान ने जो ग्रोथ दिखाई उसने दुनिया को हैरान कर दिया। इस पीरियड में लीडरशिप थी अयूब खान के पास। उनके रूल्स को अक्सर डिकेड ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवोल्यूशन के एलिमेंट्स आए, बेटर सीड्स, इरिगेशन सिस्टम और फर्टिलाइजर्स के यूज ने प्रोडक्शन बढ़ा दी। इंडस्ट्री सेक्टर भी एक्सपेंड होने लगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस दौरान पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा हो गया। इस सक्सेस के पीछे एक बड़ा ग्लोबल फैक्टर था, कोल्ड वार। पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया। इसके बदले में उसे फाइनेंशियल एड, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सपोर्ट मिला। सेटो और सेंटो जैसे अलायंस ने पाकिस्तान को वेस्टर्न ब्लॉक के करीब ला दिया। शॉर्ट टर्म में यह डिसीजन पाकिस्तान के लिए फायदेमंद रहा। ग्रोथ एक्सेलरेट हुई और कंट्रीज को एक मॉडल डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन हर तेजी से बढ़ने वाली कहानी के अंदर कुछ छुपी हुई कमजोरियां भी होती है। जब पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ एंजॉय कर रहा था तब उसके अंदर एक सीरियस इम्बैलेंस डेवलप हो रहा था। वेस्ट पाकिस्तान, जहां पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर कंसिडर ज्यादा थी, वहां डेवलपमेंट भी ज्यादा हो रहा था। और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, अपने आप को इग्नोर फील कर रहा था। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ रही थी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इशू भी था। 1970 के इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने क्लियर मेजॉरिटी हासिल की, लेकिन पावर ट्रांसफर नहीं हुआ। यह एक टर्निंग पॉइंट था। 1971 में सिचुएशन सिविल वार में बदल गई। इसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वार के नाम से जानते हैं। 1971, a new nation is born. How a cry of anguish made India help set a nation free. How a mighty set of heroes achieved India's greatest military victory. How India and Mukti Bahini fought side by side. How land, water and air merged as one. So let us go back in time, remember and reignite the fiery embers as we celebrate Swarnim Vijay Varsh. इंडिया ने इंटरवीन किया और दिसंबर 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। यह पाकिस्तान के लिए सिर्फ टेरिटोरियल लॉस नहीं था, ये इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल पर बड़ा झटका था। 1971 के बाद पावर आई जुल्फिकार अली भट्टो के हाथ में। उन्होंने एक सोशलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट की जिसमें स्टेट का रोल इकोनॉमी में बढ़ाया गया। बैंक्स, इंडस्ट्रीज, कृषि सेक्टर्स और नेशनलाइज कर दिया गया।
थ्योरी में ये पॉलिसी इक्वालिटी और रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए थी, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इसका इम्पैक्ट उल्टा पड़ा। प्राइवेट सेक्टर्स का कॉन्फिडेंस टूट गया, एंटरप्रेन्योरशिप स्लो हो गया और इनएफिशिएंसी और करप्शन बढ़ने लगी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो पहले 6 से 7% के पास थी वो गिरने लगी। ये वो फेज था जहां पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक मोमेंटम लॉस करना शुरू किया। 1977 में तख्ता पलट के बाद जियाउल हक पावर में आया। उनका पीरियड एक नया फेज की शुरुआत करता है जहां सिक्योरिटी और आइडियोलॉजी ने डेवलपमेंट पर डोमिनेंस लेना शुरू किया। जियाउल हक ने 4 अप्रैल 1979 के तख्ता पलट के बाद जुल्फिकार अली भट्टो को फांसी दी। The deposed Prime Minister of Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto, was hanged at the start of the month and his body was buried before news of his death could reach his millions of supporters in the country. ये एरोगेंस और एग्रेशन असली वजह बनी पाकिस्तान की असल गरीबी की। 1979 में सोवियत अफगान वार स्टार्ट हुई। पाकिस्तान ने इस वार का फ्रंटलाइन स्टेट बन गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट दिया। शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी को बूस्ट मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका एक डार्क साइड भी था। वेपन प्रोलिफरेशन, एक्सट्रीमिज्म और इंटरनल इंस्टेबिलिटी। इस फेज ने पाकिस्तान के सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक पर गहरा असर डाला। आने वाले डेकेड्स में पाकिस्तान की इकोनॉमी एक पैटर्न फॉलो करती दिखती है। एक्सटर्नल सपोर्ट पर डिपेंडेंसी, कभी यूएसए एड, कभी ग्लोफ रेमिटेंसेस और रिसेंट ईयर्स में चाइना के लोन्स, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। इसके बीच एक और कांस्टेंट फैक्टर रहा, इंटरनल मॉनेटरी फंड। पाकिस्तान ने कई बार IMF से बेल आउट लिया। हर बार रिफॉर्म्स का परामर्श किया गया, टैक्स रिफॉर्म्स, सब्सिडी कट्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस, लेकिन इंप्लीमेंटेशन वीक रहा। रिजल्ट एक रिपीटिंग साइकिल, क्राइसिस, फिर लोन, टेम्परेरी रिलीफ, फिर क्राइसिस। ये साइकिल इकोनॉमी को सस्टेनेबल ग्रोथ से दूर ले जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में एनर्जी क्राइसिस एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रिक शॉर्टेज ने इंडस्ट्रीज को इफेक्ट किया, प्रोडक्शन रुक गया, बिजनेस क्लोज होने लगा। एक पोटेंशियल सोल्यूशन था ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, लेकिन हर बार पपेट रूल, जियोपॉलिटिकल प्रेशर, सैंक्शंस और पॉलिसी डिलेज के कारण ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। ये एक एग्जांपल है कि कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स मिलकर इकोनॉमी प्रोग्रेस को स्लो कर देते हैं। 1988 के बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वापस आई, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान पॉलिटिकल कंपटीशन इंटेंस रहा। गवर्नमेंट अक्सर अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाती थी। मिलिट्री का इन्फ्लुएंस भी स्ट्रांग रहा। इस तरह का एनवायरनमेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग के लिए आइडियल नहीं होता। 2001 के बाद वॉर ऑन टेरर ने पाकिस्तान को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर फ्रंटलाइन एलाई का रोल प्ले किया। इसका इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत हाई रहा, एस्टिमेट्स के मुताबिक $100 बिलियन से भी ज्यादा। सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म दोनों इफेक्ट हुए। इसी पीरियड में इंडिया ने 1991 के रिफॉर्म्स के बाद रैपिड ग्रोथ दिखाई, जिसे मनमोहन सिंह ने लीड किया। बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट्स और वुमेन वर्कफोर्स पर फोकस करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग किया। रिजल्ट, दोनों कंट्रीज आज पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान की कहानी एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है, इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं आती, बल्कि स्टेबल पॉलिसी, स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन और लॉन्ग टर्म विजन से आती है। आज भी पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन डायरेक्शन और डिसीजन ही फ्यूचर डिसाइड करेंगे, क्योंकि आखिर में देश अपनी हिस्ट्री से नहीं, अपने डिसीजन से बनते और बिगड़ते हैं।